जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस इतिहास के क्लास में। तो आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और आज हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। सबसे पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बाद हम लोग पढ़े थे समाजवाद एवं साम्यवाद और आज का हमारा क्लास रहेगा हिंद चीन में राष्ट्रवाद। तो आज हम लोग देखेंगे एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरह से, और जितने भी क्रैश कोर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इसी से आपको बहुत से बहुत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टच करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा बिल्कुल बाबू वन शॉट होने वाला है, आप लोग पढ़ लीजिए कहीं से, लेकिन नंबर मिलेंगे यहीं से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास को, और बिना समय गवाए एकदम वन शॉट, ठीक है। और एकदम इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे बाबू, ताकि आप लोग कोई क्वेश्चन भी दिक्कत में ना रहे। इसको इसी के कर दिया जी। हाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है कि नहीं है। तो चलिए समझते हैं एकदम बेहतरीन तरह से। तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे तो यही से याद हो जाएगा। अगर तुम सोचोगे घर जाकर रटेंगे तो रटना मना है, एकदम समझना यहीं से है। तो चैप्टर का नाम है क्लास 10th हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ कुछ दूसरा चीज़ लिखा है, इसको भूल जाओ। इसका नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बताने की जरूरत है बाबू कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? नहीं, अपने देश के प्रति आत्मसमर्पण प्रेम ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। चलो बताओ मनीष की सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? स्वाहा कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। और उस समय का निरंकुशवादी शासक कौन था? लुई 16वां था। ऐसा में वो तो किस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसके बाद हमको पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। उसके बाद क्या पढ़ना है? भारत में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, उसके बाद हिंद चीन में राष्ट्रवाद। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट जानते हो क्यों क्लास होने वाला है? बस ये वाला और एगो भारत में राष्ट्रवाद। भारत में जो राष्ट्रवाद है, महात्मा गांधी के बारे में एकदम विस्तार से बताया गया है कि उनके द्वारा कितना सारा आंदोलन किया गया है। जो आजकल आप लोग जो नमक खाते हैं, जो 10 रुपये में 1 किलो, 20 रुपये में 1 किलो मिलता है, वो जो नमक है, आज अगर दांडी यात्रा नहीं होता तो आज हमारा जो नमक है बहुत महंगा रहता। क्या रहता? बहुत ज़्यादा महंगा रहता, मतलब कि हर चीज़ से महंगा रहता। और नमक का उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सब्जी बनाते हैं, अगर नमक नहीं डालते हैं तो नहीं है। आप उसमें गोलकी जीरा नहीं डालोगे फिर भी खा लोगे, लेकिन बिना नमक का नहीं खा पाओगे। आए सुन में। तो दांडी यात्रा, तो ये सब का देन किसके द्वारा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला जो चैप्टर है बहुत अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो देखिए, हिंद चीन का अर्थ क्या होता है इसको समझो पहले बाबू। हिंद चीन का अर्थ क्या होता है? हिंद चीन का अर्थ होता है बाबू कि हिंद चीन में 3 देश शामिल हुए। क्या देश? 3 देश। पहला देश का नाम है कौची? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। और सबसे बड़ा कौन सा था? तो वियतनाम था। कौन था? वियतनाम। एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझो ध्यान से, और तो उठक के बैठना कम करो। देखिए, कहता है कि हिंद चीन का तात्पर्य लाओस, वियतनाम और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र से है, जिसका विस्तार लगभग 3 लाख किलोमीटर में थे। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हम ऑब्जेक्टिव आपसे पूछते हैं कि हिंद चीन जो है वो कितना वर्ग किलोमीटर फैला था? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा वियतनाम। सबसे बड़ा वियतनाम। कह रहा है बेटा बदनाम। हम बोल रहे हैं वियतनाम, ये सब कह रहा है बेटा बदनाम। गधा कहीं के। बेटा बदनाम नहीं जी, वियतनाम होता है। चलो समझ में आया। तो हिंद चीन में कितने देश होते हैं? 3 देश। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा कंबोडिया, ठीक है। तो चलिए अब इसका देखिए, वियतनाम देखो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के सम्मिलित क्षेत्र को ही इंडो चाइना, या तो देखिए आपसे पूछेगा, प्रश्न पूछ सकता है, एग्जाम में पूछेगा कि हिंद चीन का तात्पर्य क्या है? हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? तो बताओ हिंद चीन। अरे हिंद चीन पढ़ो ना, हिंदी ना होगा। कहाँ बाबा?
हिंदी चीन, अरे हिंदी चीन भी कहो या हिंद चीन भी कहो, ठीक है। हिंद का मतलब हिंदी चीन भी हो सकता है। हिंद चीन में राष्ट्रवाद तो हिंदी चीन में राष्ट्रवाद। देखो तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद का सबसे शाब्दिक अर्थ समझो कि इसके अंतर्गत के गो देश आता है? 3 गो। कौन कौन? कंबोडिया। देखो एग्जाम्पल एग्जाम में घुमा सकता है क्वेश्चन, क्या है? इंडो चाइना। तो देखो हिंद चीन या तो इंडो चाइना या तो इंडो चाइना। समझ में आया? मनीष को दिक्कत है? समझ में आ गया ना? याद हो जाएगा ना? चलो खाली कहने के लिए हाँ है बस। देखो वियतनाम, कोचिन। देखो बाबू ये जो वियतनाम है ना, वियतनाम जो है ये आगे चल के 3 भाग में बटा। के भाग में? 3 भाग में। सबसे पहले देखो कोची है, कोचिन चीन, कोचिन चीन। इसका अन्नाम, अन्नाम का दूसरा नाम है चंपा। कोची है चंपा, चंपा याद रहेगा। उसके बाद तोंकिन, यह है तोंकिन। तो बताओ हिंद चीन में कितने देश? कौन कौन? देखियो एक सिस्टमैटिक तरह से बोलो कि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। एकदम बोलने में अच्छा लगता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उल्टा सीधा बोलेगा तो अच्छा बात नहीं है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा वियतनाम। बताओ हिंद चीन का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये तुम लोग बताओ कि वियतनाम जो है कितने भाग में टूटा? सबसे पहले कौन था? कोचिन चीन। दूसरा चंपा, तोंकिन। चंपा का एक और नाम है अन्नाम। क्या है? अन्नाम। क्या है? अन्नाम। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। आप लोग भी एकदम पीछे पीछे बोलते चलना है बाबू, क्योंकि सांस जब तक रहेगा तब तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगला हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं। भागो जी, आ गया आ गया। देखो आप लोग को दिख रहा होगा ये जो हमारा मैप है, ये जो हमारा मैप है। 1 मिनट तुम लोग देखना, मैपा में दिख रहे हैं ना सही से? नहीं दिख रहे तो करो, दिखा दो। जल्दी करो जल्दी करो, लेट मत करो। लेट करना पाप है, क्योंकि लेट करोगे तो उतना ही लेट होने वाला है। और देखिए ये जो मैप है इसमें आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले देखो लेकिन दिख रहा है कोची? लाओस। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? लाओस है। कोची है? लाओस। समझो ध्यान से इधर, क्या है ये? लाओस। ये देखो लाओस के बाद कंबोडिया। क्या है? कंबोडिया। और देखो नीचे कोची है? कोचिन चीन। यहाँ अन्नाम। यहाँ क्या है? तोंकिन। देखो ये लाओस तक है, ये है लाओस है कि नहीं है? उसके बाद कंबोडिया। वियतनाम के 3 भाग कौन कौन? तोंकिन, अन्नाम, कोचिन चीन। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या है? तोंकिन, अन्नाम और यहाँ कोचिन चीन। आए नहीं, ये सब अलग है। हाँ चलो तो समझ में आया कि नहीं आया तक? याद रहेगा। ऑब्जेक्टिव याद करो, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा निकलता है। समझ में आया? चलो अगला देखो लेकिन कोची कहता है, अगला समझिए एकदम ध्यान से। एक आए उस लायक हो तब ना देते हैं पढ़ाने के लिए, अब वो लायक नहीं रहता तो कुछ करते हैं हम, डेली झाड़ू मरवाते हैं। चलिए देखिए अगला जो हमारा ये टॉपिक है ये किसके बारे में है जानते हो? ये किसके बारे में है? तो वियतनाम के बारे में। और वियतनाम के बारे में ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बाबू, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव किसके बारे में? वियतनाम के बारे में। देखो वियतनाम जो है एशिया में स्थित तो है, लेकिन एशिया में किस साइड में स्थित है? तो दक्षिण पूर्व। किधर है? दक्षिण पूर्व। जैसे में देखो ऐसे डायरेक्शन होता है ना, नीचे कुछ रहता है बाबू दक्षिण, यहाँ का रहता है उत्तर, इधर कुछ रहता है पश्चिम, कुछ पश्चिम, और इधर कुछ रहता है पूर्व। तो कौची बच्चा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व। इधर ना मतलब कि इस साइड बसा हुआ है, इस साइड हमारा बसा हुआ कौची है? कंबोडिया अति वियतनाम। कौची है? वियतनाम। इसका क्षेत्रफल कितना है बाबू? 2.8 वर्ग किलोमीटर। सोचो एक चीज़ सोचने की सोचवाते हैं, ठीक है। मान के चलो कि टोटल जो हमारा हिंद चीन है वो कितना है? 3 लाख। कितना है? 3 लाख है बाबू, ठीक है। और जिसमें से ये
8 लाख कोची है, खाली वियतनाम है। मतलब कि 20,000 जो है, 20,000 वर्ग किलोमीटर में कौन कौन फैलल है? कंबोडिया और लाओस, कंबोडिया और लाओस। क्योंकि वियतनाम कितना है, तो वियतनाम का क्षेत्रफल कितना है? 2.8 वर्ग किलोमीटर, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और लाओस और कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया 20,000 में दोनों निपटारा हो चुका है। आया समझ में? तो इसका क्षेत्रफल कितना है बताओ? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो फ्रांस का उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब होता है फ्रांस का गुलाम, कुछ इस पर फ्रांस का क्या था? कब्जा था। आया समझ में? चलो कहता, हाँ वियतनाम था। तुमको फ्रांस के बारे में पता है? जब पढ़ाए थे याद है? इटली और फ्रांस के एकीकरण, फ्रांस हेत्ते होकर मुंह खोल के खड़ा था, याद है? तो एकरा सामने फ्रांस तनिको रहे जी, फ्रांस के सामने तनिको के न है। तो फ्रांस का बहुत बड़ा है। फ्रांस में, फ्रांस जो पहले था 300, मतलब कि छोटे छोटे अथी में कुछ था, बटा हुआ था। सोचो कितना बड़ा था फ्रांस। आया सुन में? देखो तो 1945 में वियतनाम कोची हो गया? आज़ाद हो गया। 1945 में क्या हो गया? आज़ाद। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि वियतनाम की आज़ादी कब हुई थी? 1945, 1945। देखो हो ची मिन्ह अध्यक्षता में एक लोकतांत्रिक राज्य बना। तो देखिए जो वियतनाम है, वियतनाम को आज़ाद कराने के पीछे एक व्यक्ति का नाम हाथ है। उस व्यक्ति का नाम है हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह। इन्हें जानते हो बाबू? वियतनाम का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी। और वियतनाम का हो ची मिन्ह का जो राष्ट्रपिता है वो कौन है? हो ची मिन्ह है। हो ची मिन्ह के नाम पर एगो हो ची मिन्ह मार्ग है, पढ़ाएंगे हम हो ची मिन्ह मार्ग किसे कहते हैं। आज सुन में? चलिए अब देखो बाबू, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब देखो आगे चल के है जो ना, आगे चल के है आज़ाद होने के बाद जो है वियतनाम को के भाग में बांट दिया? 2 भाग में। के भाग में? 2 भाग में। एक का नाम है उत्तरी वियतनाम, एक का नाम है दक्षिणी वियतनाम। और देखो मान के चलो कि एगो पहले भाई था, उसका 2 बेटा हो गया ना। अब दोनों बेटा आपस में लड़ेगा, दोनों बेटा आपस में लड़ेगा, मतलब ये दोनों आपस में लड़ेगा। और जो दक्षिणी वियतनाम का जो मदद करता है वो अमेरिका करता है। कौन करता है? अमेरिका। तो दक्षिणी वियतनाम का सहयोगकर्ता कौन था? अमेरिका था, याद रहेगा। चलो अब देखिए अंततः उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध का मतलब आपसी मामला, आपसी लड़ाई कुछ हो गया, युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध का मतलब समझ में आता है ना? मतलब कि उनके ही जगह पर। ऐसा में फिर कहता है छिड़ गया। और इस युद्ध में अमेरिका दक्षिणी वियतनाम का साथ देने लगा। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि दक्षिणी वियतनाम का जो साथ दे रहा था वो कौन था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। यहाँ से इसे पूछेगा कि अमेरिका किसका साथ दे रहा था, दक्षिणी या उत्तरी के? दक्षिणी वियतनाम या उत्तरी वियतनाम? तो बताओ दक्षिणी वियतनाम की उत्तरी वियतनाम? दक्षिणी वियतनाम। को दिक्कत? चलो यह लड़ाई काफ़ी लंबा चला और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था क्यों? क्योंकि आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि संधि हुआ था, 2-4 को संधि हुआ था। कौन करवाया था? तो हो ची मिन्ह करवाए थे। और जिसके कारण अमेरिका को क्या किया? अपन पीछे ले लिया। 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ। कब हुआ वियतनाम का एकीकरण? 30 अप्रैल 1975। आज़ाद तो हो गया था 45 में। इसके बाद दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर एक दोनों के एकीकरण कब हुआ? तो 75। मतलब 30 साल तक लड़ाई चला था। क्या साल तक? 30 साल तक क्या चला? लड़ाई। लिखा ना है बाबू, देखो तो यह लड़ाई को जो चला काफ़ी लंबा चला। आया सुन में? काफ़ी लंबा चला। अब देखो वियतनाम पर चीन का प्रभाव था। वियतनाम पर किसका था? चीन पर प्रभाव। लेकिन लाओस और कंबोडिया पर किसका प्रभाव था? तो भारत का प्रभाव। मतलब कि भारत से सहयोग मिल रहा था। किससे? भारत से। याद रहेगा। चलो आगे समझते हैं हम लोग बाबू अगला क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक बता सकते हो, समझा सकते हो, लिख सकते हो ना? चलो अब हम लोग समझते हैं लाओस। अन्नाम क्या बाबू? पहले अन्नाम समझो। अन्नाम का एक और नाम है जिसका चंपा। आसन में क्या है? चंपा। अन्नाम का दूसरा नाम चंपा था जो लगभग 200 ईस्वी में
आज कितना ईस्वी चल रहा है? 2024। अरे शताब्दी नहीं, हम साल पूछ रहे हैं। 2024 ख़त्म होने वाला है। आज क्या दिसंबर है जी? 22 दिसंबर के 22 दिसंबर, 8 दिन के बाद हमारा 2024 ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आज से 1800 साल पहले की बात चल रहा है। मतलब 200 ईस्वी की बात चल रहा है। कब था? 200 ईस्वी, मतलब आज से 1800 साल पहले में बना था, जिसे एक मुस्लिम आक्रमणकारी को उचित है कुबलाई खान। तो तुमसे पूछेगा बाबू कि अन्नाम का दूसरा नाम चंपा किसने रखा? अन्नाम का दूसरा नाम किसने रखा? कुबलाई खान। और यह कब परिवर्तन हुआ था? 200 ईस्वी में। कब? 200 ईस्वी में। क्या हो गया ना, समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान से समझो, तुम बाको ध्यानम। चंपा शहर को समाप्त कर दिया। चंपा शहर को क्या कर दिया उस समय? समाप्त। फिर कहता है कंबोडिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया में कुछ है, सूर्य एक मंदिर है, कुछ है एक मंदिर, जिसको किसने बनवाया था? तो सूर्यदेव वर्मन। किसने बनाया था? सूर्यदेव वर्मन ने लगभग किसके लिए? तो विष्णु भगवान विष्णु। देखो सबसे बड़ा मंदिर था उस समय के बाबू। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछता और पूछेगा कि बताओ कि विष्णु भगवान का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया। किसने बनवाया था? सूर्यदेव वर्मन। इसमें किस भगवान का पूजा होता है? किस भगवान का? विष्णु भगवान का। और इस मंदिर का नाम जो है, वो मंदिर का नाम है अंकोर वाट का मंदिर। कुछ है अंकोर वाट का मंदिर। तो हमसे हम पूछते हैं, आप लोग बताना। उपकार खाली बताएगा कि बताओ उपकार कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्यदेव वर्मन ने। अंकोर वाट का मंदिर में किस भगवान का पूजा होता है? ये कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ऑब्जेक्टिव देख रहे हो ना, एकदम मछली की तरह निकल रहा है, एकदम छना रहा है ऑब्जेक्टिव। आया सुन, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया क्या है? कोई दिक्कत? चलो आगे समझते हैं। लेकिन हम लोग आगे देखिए, कुछ ही कहता है अंकोर वाट का मंदिर देख लो, इसने था। अब देखिए, अब देखो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, 11, 12, 13, 15, 19, यहाँ 25। अगला साल जुड़ जाएगा, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान से रखना, इसको एकदम ध्यान से देखना है। तो देखना बहुत ज़्यादा एकदम इम्पोर्टेंट है। देखो कहता है हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ? जैसे देखो बाबू, हमारा जो भारत है, इसमें हमारा भारत भी गुलाम था। किससे गुलाम था? अंग्रेज से। तो अंग्रेज पहले किस बहाने यहाँ आए थे मालूम है? कौन लगी? व्यापार करने के लिए यहाँ आए थे, और व्यापार को अपने बढ़ाते गए और वहाँ कब्जा कर लिए। उसी तरह से यहाँ पे कौन आया था? फ्रांसीसी आया था। कौन आया था? फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी यहाँ आया और कुछ समय तक सब आदमी के साथ में मेल घोल करते करते यहाँ भी अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो वही पूछ रहा है कि कैसे हुआ था। आज सुन में कारण पूछ रहा कैसे हुआ था। और ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। मनीष याद ना होगा? हो जाएगा ना? चलो कहता है कि हिंद चीन का निर्माण हिंद देशों से मिलकर हुआ, मतलब किया गया था। तो हिंद चीन का निर्माण कैसे देशों से हुआ था? हिंद देशों से होकर किया था, जिसका नाम लाओस, वियतनाम और कंबोडिया है। क्या है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है। याद रहेगा? यहाँ तक तो पहले ही बता दिए। 17वीं शताब्दी में बहुत सारे पादरी और व्यापारी हिंद चीन में आकर बस गए। हिंद चीन में आकर क्या हो गए? बस गए। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि 17वीं शताब्दी में कौन आकर के कहाँ बसे थे? पादरी और व्यापारी लोग जो थे। और देखो, व्यापारी को ही कुलीन वर्ग कहा जाता है। कुछ कहा जाता है? कुलीन। तो व्यापारी कहने से अच्छा कुलीन कर लो। पादरी और कुलीन वर्ग आकर के कहाँ बसे थे? हिंद चीन में आकर के बस गए थे। पादरी के मतलब समझो बाबू, देखो पादरी का मतलब आजकल के जो ज़माना है, हम लोग को जो मंदिर में पूजा करवाते हैं उनको पुजारी कहते हैं, पंडित कहते हैं, है कि नहीं है? अगर हमारे यहाँ जो मस्जिद में कोई पूजा करवाता है उसको मौलवी कहते हैं। कुछ कहते हैं मौलवी, मौदरी नहीं मौलवी। अच्छा बताओ, निकाह जो पढ़वाते हैं
निकाह मतलब कि शादी, जो मुस्लिम में शादी होता है वो कौन करवाते हैं? पंडित जी नहीं, मौलवी साहब होते हैं। कौन होते हैं? मौलवी। मौलवी साहब जो होते हैं ना, वो पढ़ते हैं और 3 बार कह जाता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो तुम हमारे घर के हो गया। ऐसा में मतलब उसी तरह से होता है। उसी तरह से ईसाई धर्म में जो चर्च के नाम सुने हो, चर्च में जो पूजा पाठ से करवाते हैं उनको कौन सी कहा जाता है? फादर। उन्हीं का नाम है पादरी। क्या कहते हैं? पादरी। पादरी का मतलब पंडित एक तरह के। ऐसा में पंडित या तो मौलवी या तो पादरी, जस्ट लाइक सेम, ठीक है। और कुलीन का मतलब व्यापारी होता है बाबू। कुलीन का मतलब क्या होता है? व्यापारी। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए कि बताओ, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? ये तो लोग थे, तुम बताओ। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से यहाँ से अलग है कि हिंद चीन में बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? फ्रांस वाले लोग। बताओ बाबू, आपके लिए एकदम ऑब्जेक्टिव है कि हिंद चीन में बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। मिलेगा सबको मिलेगा। याद रहेगा यहाँ तक? ऑब्जेक्टिव याद करो कि हिंद चीन में बसने वाले पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। अब देखो, व्यापारी की जगह हम लोग क्या कह सकते हैं? कुलीन वर्ग। कुलीन हिंद चीन में आकर के बस गए और ये कोचिन चीन के राजा का इस्तेमाल कर, देखो वहाँ का एक राजा था, कोची चीन का एक राजा था, उसका इस्तेमाल किया था। मतलब कि देखो, जनता के पास कोई जाएगा व्यापारी और राजा को अगर पसंद नहीं कि वहाँ पर व्यापार करे तो करेगा नहीं। अगर राजा को पटा ले तब एकदम राजा को पटा लिया, मतलब कि उसको एकदम ऐसा दिया ना, घूस दे दिया, ए भैया ला तो घूस ले ला, ऐसा में घूस दे दिया। जब राजा मतलब कि राजा राजी हो गया तो प्रजा कहाँ से कुछ बोलेगा? है कि नहीं है? कुछ बोल सकता है नहीं। तो वहाँ पे राजा को जा करके क्या किया? उसका इस्तेमाल किया और वहाँ पे बसने का। अब मान के चलो कोई नया लेकर आता है पढ़े इस ट्यूशन में, अब तुम लोग से घोल मेल कर दिया, हमको पसंद नहीं है, वो पढ़ लेगा? हाँ नहीं। अब मान के चलो कि हमको पसंद है, तोने के नहीं पसंद है, वो ज़रूर पढ़ेगा। वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा। अब जैसे 12th में को लेकर नहीं आया, शुभम नाम है ना, अब वो पढ़े आया है, हमको पसंद नहीं है और तुम लोग को पसंद तो नहीं कि चल ना पढ़िए, चल ना बैठ के पढ़िए। हमको पसंद नहीं है और तुम लोग को पसंद है, तो क्या वह पढ़ लेगा? नहीं। लेकिन तुम लोग को पसंद नहीं है, हमको पसंद है, तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। चाहे तो नहीं पढ़ो या ना पढ़ो, वो पढ़ेगा। इसी तरह से वो होता है कि राजा अगर राजी हो गए तो प्रजा क्या कुछ करेगा, है कि नहीं है? ऐसी देखो, जो फ्रांसीसी के पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, वो सब सोचे कि राजा को अगर हम पटा लेते हैं ना तो प्रजा अपने आप सब पट जाएगा। सुन में कोई दिक्कत? चलो अब देखो, इस्तेमाल कर 18वीं शताब्दी तक फ्रांसीसियों ने संपूर्ण क्षेत्र पर धीरे धीरे उपनिवेशवाद का मतलब होता है बाबू अपना हक, कब्जा। सुन में उपनिवेशवाद और कुछ साम्राज्यवादी प्रतियोगिता के आधार पर कब्जा करने लगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया? तो ऊपर से एक बार पढ़ो, कहता है कि हिंद चीन का निर्माण हिंद देश से होता है। अब इसके आगे क्या है बताओ? मतलब कि हाँ, देखो, बताने का मतलब ऐसे नहीं, बताने का मतलब जो इसमें से मेन पॉइंट निकलता है ना, वो बताओ। ये कि नहीं धर की किताब पढ़ रही साथ है, वो नहीं होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो हिंद चीन है वो हिंद देश से मिलकर बना है, और हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। 17वीं शताब्दी की जब बात है, एक समय की बात है जब 17वीं शताब्दी चल रहा था, और वहाँ से जो है फ्रांस से कुछ लोग आए थे। पहले लोग तो क्या व्यापारी लोग थे, और दूसरा कुछ चीज थे पादरी या तो कुलीन कह लो, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो थे कि कोची चीन के राजा को पास गए और उसी का इस्तेमाल करके 18वीं शताब्दी तक क्या कर लिए? हक जमा लिए। ऐसे बोला जाता है, नरसे से याद नहीं होता है, मतलब चिल्लाए से याद नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेट करे से याद होता है। सुन में चलो,
इसने प्रारंभ में कुछ अच्छा काम किया, लेकिन बाद में सारा सभ्यता, संस्कृति, धर्म, भाषा तथा शिक्षा फ्रांसीसी अपनाने को कहा। यहाँ तक समझो बाबू। देखो पहले पहले जो होता है ना, अच्छा आदमी, कोई भी आदमी आएगा तो पहले पहले अपने आप को अच्छा साबित करेंगे, हम अच्छा हैं, अच्छा हैं, ताकि जनता क्या करे, एकदम मतलब कि उसका बात माने, ये भैया तुम्हारा भगवान है। अब कोई गरीब आदमी उसको मदद कर दिया, हो गया। जानते हो उस समय जो है ना, खेती बाड़ी जो है ना, इतना आगे चल गया था ना, जो फ्रांसीसी है वो खेती पर इतना ध्यान दिया था ना कि एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपज होने लगा था। तो गरीब, देखो उस समय क्या था, फैक्ट्री था, कुछ नहीं था। उस समय क्या था, तो खाली खेती बाड़ी, और उस समय खेती बाड़ी था और खेती एकदम ऊपर उठने लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होने लगा। तो किसान लोग जो सोचा ना कि देखो राजा से ज़्यादा हमको तो ये ख्याल रख रहा है, कौन, फ्रांसीसी लोग। तो क्या किया कि उसका जो है सब बात फ्रांसीसी वाला के मानने लगा, आए सुन में। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो सबको कहने लगा ना कि देखो हम तो ये सब इतना काम किए हैं, तब हमारे सबको धर्म अपना लो, क्या कर लो, धर्म अपना लो, हमार भाषा बोलना शुरू करो, हमार शिक्षा सगरो बांटो। आए सुन में इतना तेज था कि सबसे पहले तो अच्छा से काम किया 2-4 साल, उसके बाद बोला कि हमार शिक्षा भी ग्रहण करो, हमार भाषा भी बोलो, हमार कपड़ा जैसे पहनते हो वैसे पहनो। यही तो बात बोलता है। देखो इसने प्रारंभ में कुछ अच्छा काम किया, लेकिन बाद में क्या कहा कि सभ्यता, संस्कृति मतलब होता है धर्म, ठीक है। क्या बोला कि धर्म भी तुम लोग जो है चेंज करो। फिर उसके बाद धर्म, भाषा तथा शिक्षा फ्रांसीसी अपनाने को कहा, और इस प्रकार से इसका आगमन हो जाता है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना निश्चित है। फिर कहना है कि और 1787 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। लगभग 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना के स्थापना के साथ साथ पूरे हिंद चीन पर अपना कब्जा कर लिया। याद रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसमें लड़ाई हम बोले हैं अभी तक? ये दूसरा जगह से आ गया। इतना बड़ा ऐसा तो नहीं ना है कि जो पूरा है पूरा फ्रांस ओखनिये में तुलल था, कुछ इन्हू तो आ सकता है कि नहीं है? अब ऐसा तो नहीं कि वो मान के चलो कि 2-3 जगह लड़ाई हो रहा है तो उनके बीच में, तो एक के सब मिल के मारेगा 2-3, लेकिन ओकरो तो बचाएगा। अब वहाँ से जो बच करके आया, वहाँ से पिटाई भाग के आया इसके पास, और इसके पास आकर के यहाँ पर हक जमा लिया है सुन में। चलो अगला क्वेश्चन समझो लेकिन। चलो देखो ध्यान समझना अगला। देखो कहता है कि हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। ये देखो कितना बार पूछा गया है, 11, 12, 13, 15, 19 और आगे कितना रहेगा, 25। एकदम दे देते, अगला बार है निश्चित है। कहता है बाबू कि जो हिंद चीन में जो उपनिवेश की स्थापना कैसे हुआ था, ठीक है, उस क्या था। तो देखो फ्रांस द्वारा हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे। 3-4 गो उद्देश्य था, 4 गो मुख्य रूप से है, 4 गो मुख्य रूप से। सबसे पहले राजनीतिक उद्देश्य, फ्रांसीसी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाकर भारतीय और चीन क्षेत्रों के अपने यूरोपीय कुछ है प्रतिद्वंदियों पर क्या नज़र रखना चाहते थे। मतलब कि अगर हम यहाँ कब्जा कर लेते हैं ना, तो हम लोग यहाँ के कब्जा कर लेंगे तो हम लोग भारत पर भी अपना नज़र रख सकते हैं। ऐसा में अगर मान के चलो कि ऊपर वाला छत पर कोई कब्जा कर लेता है तो आसपास के सब इलाका देख सकता है। अब कोई नीचे वाला कब्जा कर लिया, जो सबसे नीचे वाला जो फ्लोर हमने के है उस पर कोई कब्जा करेगा तो बस उतनी दूर दिखेगा, लेकिन जो सबसे ऊपर कब्जा कर लेगा उस सारा आसपास क्या कर लेगा, देख सकता है। इसलिए कब्जा करना उन्हें क्या है, एकदम ज़रूरी था। अब देखो कहता कि नज़र रखना चाहते थे। फ्रांसीसियों के लिए हिंद चीन एक सुरक्षित आधार स्थल था, एकदम सुरक्षित था। हिंद चीन क्या था, एकदम सुरक्षित, कि अगर हम यहाँ कब्जा कर लेते हैं तो हम यहाँ पे सब के जगह नज़र रख सकते हैं। मान के तुम ऊपर कब्जा कर लिया और नीचे से कोई तुमको ढेला मारा तो नहीं ऊपर से देख लेगा, पहले ही पहाड़ गिरा दो पर, जो ऊपर से तो फेंक के मार रहा है हमारा, देख सकते नहीं देख सकता है। देखो फिर कहता है दूसरा आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक के मतलब कि पैसा कौड़ी के मामले में कहता है कि फ्रांसीसी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाकर उसे
कच्चे माल के उत्पादक और क्या है, तैयार माल के उपभोक्ता देश में बदलना चाहते थे। मतलब देखो, बताना चाहते हैं बाबू, समझो ध्यान से, हिंद चीन में जो है ना, यहाँ पे जो वियतनाम में है, समझो ध्यान से, जो हमारा जो हिंद चीन में है बहुत ज़्यादा उपज होता था। कुछ होता है, बहुत ज़्यादा के मात्रा में कच्चा माल के उपज होता था, और वहीं से कच्चा माल निकाल करके और वहीं पे उसको पका करके, मतलब कि उसको तैयार करके और वहीं पे क्या किया, उसको बेचना शुरू कर दिया। मतलब कि आर्थिक स्थिति इसलिए अच्छा था। और इधर क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल की जो प्रचुरता है बहुत ज़्यादा था। याद रहेगा। चलो, इस प्रकार फ्रांसीसी हिंद चीन का आर्थिक शोषण करना स्वयं को कोची किया जी, यहाँ से हटो, समृद्ध बनाना चाहते थे। अगर देखो मान के चलो उसके पास पैसा कम गया तो यहाँ से कच्चा माल निकाला और कच्चा माल निकाल करके यहीं से बना करके और यहीं पे बेचेगा। न कहीं लेके जाने का खर्चा, न किसी को टैक्स देने का खर्चा, कुछ भी का खर्चा नहीं है। और यहीं से अपना आर्थिक स्थिति क्या कर लिया, बरियार, मतलब कि अपने आप को शक्तिशाली पैसा के रूप में कर लिया। आए सुन में। चलो अगला पॉइंट क्या हो सकता है बाबू, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, तो देखिए अगला पॉइंट जो हो सकता है कि सामाजिक उद्देश्य। देखो सामाजिक उद्देश्य एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान समझना, ठीक है। अन्य यूरोपीय देशों की तरह फ्रांसीसी भी एशिया में सामाजिक परिवर्तन कर हिंद चीन की पिछड़ी और असभ्य जनता को सभ्य बनाना चाहता था। अब इसको ध्यान से समझो, दो टॉपिक समझ में आ गया, दो टॉपिक में कोई दिक्कत है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, ये वाला, अच्छा ये दे रहे हैं, लो देखो तीसरा टॉपिक क्या हो सकता है, तो तीसरा हो सकता है कि सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य का मतलब अन्य यूरोपियन देश जो है, देश की तरफ फ्रांसीसी भी एशिया का मतलब यहाँ, मतलब एशिया महादेश में, उस फ्रांस से आया है और कहाँ आया है, एशिया में। यहाँ का भी जो सभ्य समाज है ना, कबार दिया, यहाँ भी क्या किया, सब चेंज करना चाहता था कि जैसन वहाँ है वैसन भी यहाँ, मतलब कि वेस्टर्न कल्चर यहाँ भी लाना चाहता था। अब देखो अगला है बाबू धार्मिक उद्देश्य। फ्रांसीसी हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाकर वहाँ की बौद्ध धर्मावलंबन जनता को ईसाई बनाना चाहता था। मतलब कि देखो यहाँ के जितना भी जनता था वो फ्रांसीसी, मतलब यहाँ देखो एशिया में मैक्सिमम बौद्धिक धर्म रहते हैं। भारत में क्या है, भारत में मैक्सिमम क्या है, हिंदू है, क्या है, हिंदू। और भारत में अगर कोई मुसलमान आया एकदम शक्तिशाली, तो वहाँ जो आएगा ना उस सबको क्या चाहेगा कि सब लोग अपना धर्म बदल लेवे और हिंदू से क्या हो जाए, मुस्लिम हो जाए। ये भी चाहता था कि बौद्ध से सब क्या हो जाए, ईसाई धर्म को अपना लेवे। किसको अपना लेवे, ईसाई धर्म को अपना लेवे। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखना जरूरी एकदम। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला देखिए, ये पूछेगा नहीं क्योंकि 24 से पूछ चुका है, ये हमारा कभी भी नहीं पूछेगा क्योंकि 24 में पूछ चुका है। क्योंकि देखो 22 में पूछा, 24 में पूछा, अगर बीच करेगा तो 26 से पूछेगा। फिर भी उसको एक बार देख लेना आप लोग खुद अपने से कि देखो कहता है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करे। मतलब कि हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद का जो विकास है कैसे हुआ था। हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद है, जैसे में देखो हमारा जो सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़े थे, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसका राष्ट्रवाद कैसे हुआ उसको बारे में तुम पढ़ चुके हो। लेकिन हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखो 20वीं सदी के प्रारंभ में ही हिंद चीन में राष्ट्रवाद के लक्षण प्रकट होने लगे थे। क्यों, क्योंकि उस समय जो था ना 1800, 1900 और 2000 वहाँ तक सब इतना शोषण करने लगा कि उसके बाद क्या हुआ कि सबके अंदर एक जागरूकता फैली कि देखो अगर हम लोग राष्ट्रवाद नहीं करेंगे, अपने आप को अगर आज़ाद नहीं करते हैं तो हमको फिर से वही गुलामी वाली ज़िंदगी जीना पड़ेगा। अब तो कहता है कि सर्वप्रथम फान बोई चाओ, कुछ लिखल है फान बोई चाओ नामक एक व्यक्ति 1903 में दुई तान होई, ऐसा नाम रहता कि हमने के बोलो नहीं आता है, लिखल है फान बोई चाओ दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसकी नेता कुआंग
क्या है? कुआं, हंसो मत, कुआंग लिखा हुआ है। कुआंग थे, क्या थे? कुआंग, कुआंग दे थे, कुआंग दे थे। कौन थे? कुआंग दे थे। चलो, और द हिस्ट्री ऑफ द लाओस, कुछ लिखा है बाबू? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखकर पूरे हिंद चीन में हलचल मचा दी। तो बताओ बाबू, जो ये किताब है, ये जो किताब यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, जो इसके लिए ऑब्जेक्टिव है, ये जो किताब है किसने लिखा था? ये जो किताब है किसने लिखा था? तो कुआंग ने, कुआंग दे ने लिखा था। किसने? कुआंग दे ने लिखा था। नामक पुस्तक लिखकर पूरे हिंद चीन में हलचल मचा दी। अब देखो, फ्रांसीसी क्रांति और रूस, कुछ है वाल्ट मेयर रूसो ने विचारों के परिचित हो चुकी हिंद चीन जनता पर 1905 के रूप जापान युद्ध और 1911 की चीन क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। चीन क्रांति या चीनी क्रांति, देखो चीनी क्रांति मतलब चीन में जो क्रांति होती है उसी को क्या कहते हैं? चीनी क्रांति कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा या ना पूछे ये अलग बात है, लेकिन इसको याद रखना जरूरी है। अगर पूछ दिया तो इसको एक और तरह से पूछ सकता है कि वियतनाम में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सी था? वियतनाम था। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन था? वियतनाम था। इसलिए इसको हिंद चीन भी कह सकते हैं, तो वियतनाम भी कह सकते हैं। सही है, हाँ ठीक है। चलो, अब देखो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तुम लोग को मालूम है प्रथम विश्व युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अच्छा छोड़ो, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में के दौरान में हिंद चीनी लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने, देखो मतलब समझो, पहले देखो आजकल जो है ना सेना में जाने के लिए सबको इतना मेहनत कर रहा है, मरता है, और पहले सेना में न जाने के लिए सब मरता था। क्योंकि पहले जो है ना ये सब बहुत तेज आदमी था। क्या होता था कि यहाँ से सेना लेके जाता था, और जो यहाँ से जो सेना लेके जाता था उसको आगे वाला लाइन में रखता था। मान चलो यहाँ पे युद्ध हो रहा है, इधर उसका सेना है, तो इधर रखेगा एकनी के और पीछे अपने रहेगा, ताकि मरबो करेगा तो कौन मरेगा? आगे एकनी मरेगा, ये लोग मरेगा। ऐसा में तो ऐसी सब करता था, लेके जाता था और आगे खड़ी कर देता था, ताकि मरेगा देखा नहीं, एकनी के जब तक मारेगा ना तो हम उसको मार देंगे। ऐसा में इतना पहले तेज था। तो कोई सेना में जाना चाहेगा जी? नहीं जाना चाहेगा। तो देखो अब कहता है कि प्रक्रिया तीव्र हुई, साथ ही यहाँ की सैनिक को युद्ध की पहली पंक्ति में रखा जाता था। मतलब कहे ना बाबू कि सबसे पहली पंक्ति में रखा जाता कि नहीं रखा जाता है? रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ना कि उसको समझ में आ गया ना। अब मान के चलो कि यहाँ पे लड़ाई हो गया, अब मनीष के मारे कर दिए, एक ना सब मारेगा जी, हम पीछे से भागे अपन। सर में चिंता मत करो मनीष, तुमको नहीं रखेंगे। अब कहता बाबू जबरदस्ती सेना में भर्ती किया, रखा मजदूरों को बेगार के लिए, बेगार समझते हो ना, मतलब कि सिर्फ खटवाने के लिए, मतलब सिर्फ काम करवाने के लिए फ्रांस ले जाया गया। 1914 में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक एक संगठन बनाया। इसको याद रखना क्योंकि क्रैश कोर्स है, इसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा कहानी छुपा रहता है। आए सुन में, इसको पढ़ने से पहले बहुत बड़ा कहानी छुपा रहता है, और वो सब क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब एग्ज़ाम के लिए है, जो सिर्फ एग्ज़ाम की पर्पज से तैयारी करवा रहे हैं। अब हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया है। देखना, ये जो तुम्हारा 1 शॉट कंप्लीट है ना, वो 10 शॉट कंप्लीट होगा। मतलब कि 10 क्लास में ख़त्म होगा हमारा एक चैप्टर। आया सुन में, 10 क्लास में एक चैप्टर। अब आज एक क्लास के 1 घंटा में एक चैप्टर खत्म हो रहा है। तो डिफरेंट तो है, ये रटना तो पड़ेगा, रटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तुम लोग रेगुलर बैच अगर पढ़े होगे तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े होगे तो समझ में कम के मात्रा में आ रहा होगा, लेकिन आएगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे समझो तुम लोग। अगला क्वेश्चन हम ध्यान से दो कि देखो बाबू कि हो ची मिन का संक्षेप में वर्णन करें। देखिए यही है बाबू हो ची मिन। कौन है? हो ची मिन है। तुमको लगता है इनको हंसी में ले रहे हो? तुमको मालूम नहीं कि हो ची मिन कितना बड़े आदमी थे? पूरा अमेरिका के घुटना पे टिका देते थे बाबू। हो ची मिन इतना पावरफुल आदमी है, अमेरिका तहक के।
आओ यहाँ पर आगे करो ना, यहाँ पर आगे करो। लापरवाही क्या कर सकते हैं, हम तो उसको बोलना ही छोड़ दिए है कि नहीं है, बोला उसको जाता है जो समझ जाए। देखो बाबू, हो ची मिन का जन्म 1890 ईस्वी में मध्य वियतनाम के क्षेत्र में एक गरीब परिवार के किसान में हुआ था। आया सुन में, जो हो ची मिन का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो चलो अब क्या था, वास्तविक नाम कुछ था, न्यूगन आई कोक, न्यूगन आई कोक, न्यूगन आई कोक था। असल में न्यूगन आई कोक वास्तविक नाम। देखो इन्होंने अलंग हुई भी, मतलब देखो अंकल, क्या अंकल हो, ये सब हंस रहा है, पागल है तुम लोग, इनका नाम ऐसा है, तुम लोग हंस रहा है। कुछ है अंकल हो भी कहा जाता है। हो ची मिन को एक और नाम से बोला जाता है, एकदम गधा सब है। चलो, ये मार्क्सवादी विचारधारा से कुछ थे, प्रभावित थे। मार्क्सवादी मतलब किसका प्रभाव, मार्क्सवादी मतलब कार्ल मार्क्स, किसका, कार्ल मार्क्स के विचार से क्या थे, प्रभावित थे, क्योंकि वो भी समाज के लिए सोचते थे। समाजवादियों के बाइबल उन्हें लिखा ना था जी, दास कैपिटल 1867, याद रहेगा। चलो आगे देखो बाबू, आगे कुछ कहता है, आगे देखिए, इसी में है, इसी में देखिए कहता है, ये अच्छा शिक्षण ग्रहण करने के लिए कहाँ चल गए थे, रूस की राजधानी मॉस्को गए। देखो ये तो पढ़ने तो गए थे, कहाँ गए थे, मॉस्को पढ़ने गए थे, लेकिन यहाँ पे उनको जानते हो समाजवादी नेता मिला, बड़ी मान्यता जे इसको अच्छा, इतना अच्छा से समझाए ना कि क्या कि जानते हो कि आंदोलन में जुट गए। पढ़ने तो गए थे लेकिन पढ़े नहीं, आंदोलन में जुट गए कि हमको आगे बढ़ाना है देश के। तो देखिए कहता है, और वहाँ कुछ साम्यवादी नेताओं ने इनका मुलाकात हुआ और इन्होंने 1917 में यहाँ पे बैठल है, साम्यवादी गुट का गठन किया। बताओ बाबू, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि साम्यवादी गुट का गठन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, हो ची मिन के द्वारा। और इससे प्रभावित होकर 1925 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने वियतनामी दल का गठन किया। मतलब इसको देख करके क्रांतिकारी सोचे कि हाँ ऐसी चीज़ हो सकता है, तो उससे एक और नया गठन प्राप्त हुआ। तो कब हुआ था, 1925 में, तो वियतनामी दल का गठन हुआ और तमाम जनता जो है जागरूक किया, तमाम जनता क्या किया, जागरूक किया। और साथ ही साथ 1930 ईस्वी में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब कि पार्टी किया गया, ठीक है, मतलब नाम बदल के ये नाम रख दिया गया। और इस प्रकार वियतनाम 1945 ईस्वी में फ्रांस से मुक्त हो गया। क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो बताओ वियतनाम को मुक्त कराने में किसका योगदान था, हो ची मिन। अब देखो इनके काल में आर्थिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गए। मतलब इनके जो समय में है आर्थिक सीमा, मतलब कि जो गरीबी है वो ख़त्म होते चला गया और अमीरी क्या हो गया, बढ़ते चला गया। अतः हो ची मिन की मौत 1969 में हो जाती है। कब हुआ है बताओ, 1969 ईस्वी में हो ची मिन की मृत्यु हो जाती है। यही हमारा हो ची मिन के बारे में तमाम बातें थी, याद रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलो अब समझो बाबू ध्यान से कि रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज और नापम बम क्या था। देखो अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम पर बहुत ज़्यादा के प्रकार में बम बारूद किया गया था। तो वहाँ पे दो नाम था, उत्तरी वियतनाम, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम को तो साथ दे रहा था, तो किसके पर चला गया, उत्तरी वियतनाम पे। इतना मतलब कि ख़त्म है ना अमेरिका जी, क्या बताएं उस समय। देखो यहाँ पे घटना देखो,
उत्तर अगस्त 1964 में अमेरिका के द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों पर अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। किसके पर? उत्तरी वियतनाम पर। गोला बारूद, बम, कुछ वर्षक, विमान, टैंक इत्यादि। सोचो कि बेचारा उत्तरी वियतनाम के मारने के लिए अमेरिका कितना कुछ नहीं लाया है, सोचो, इत्यादि। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ के आया, और उसके बाद ऐसा किया। देखो इस सब के तो हम लोग सामना कर सकते हैं। अब मान चलो को अमेरिका कितना पढ़ा लिखल है, अमेरिका जो देश है बहुत पढ़ा लिखल है, और उस समय बहुत पढ़ा लिखल था। और क्या हुआ कि उसी समय रासायनिक मतलब कि औजार का उपयोग किया, मतलब कि एक प्रकार के केमिकल ही सब छिड़काव किया। और ऐसा में देखो जहाज जाता था और उत्तरी वियतनाम के ऊपर जाता था और जहाज से छिड़क देता था। क्या होता था? छिड़क देता था, और जिस पर पड़ा वो जल गया। अगर पेड़ पर पड़ा तो पेड़ की पूरा पत्ती जल गया, अगर कोई फसल पर पड़ा तो पूरा फसल, जानवर पर तो पूरा जानवर, अगर आदमी के त्वचा पर पड़ता था ना तो पूरा जल जाता था। आज सुन में, अब देखो रासायनिक पदार्थों का छिड़काव किया जाता था जो अंततः घातक और पर्यावरण के लिए घातक थे। जैसे पहला नापम बम। क्या है? नापम बम। नापम बम जानते हो? ये रासायनिक बम नहीं है, ये ऐसी मतलब कि टैंक की जो होता है ना उस तरह का है। नापम बम एक प्रकार का अग्नि बम है। अग्नि बम का मतलब आग वाला बम, जिसे मारेगा तो आग निकलेगा। जिसमें नापम, देखो नापम नामक ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड और गैसोलीन के मिश्रण का उपयोग किया जाता था, जो त्वचा से चिपक कर उसे जला देता था। त्वचा से चिपक कर क्या होता था? जला देता था। याद रहेगा? चलो अगला चीज समझो ध्यान से। अगला कहता बाबू कि एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोले कि MBBI कर लो बाबू। एजेंट ऑरेंज जो है बहुत ज़्यादा क्या है? इम्पॉर्टेंट। एजेंट ऑरेंज यही ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक क्या है? रासायनिक एक प्रकार के कुछ है तो खाद है रे। हाँ देखो खाद पढ़ा रहे हैं हम, केमिकल रासायनिक है। अब देखो कहता एजेंट ऑरेंज ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखा जाने वाला एक जहर है। क्या है? जहर है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते थे। क्या होते थे? सूख जाते थे। और मनुष्य में जन्मजात मतलब कि जन्मजात विकलांगता अगर मनुष्य के ऊपर पड़ा तो अगला पीढ़ी तक जन्म विकलांग, अगला पीढ़ी तक विकलांग। हिरोशिमा पर बम गिरा है ना जी, तो सोच जापान पर गिरा है, और किसने गिराया है? तो अमेरिका ने। बड़ी खत्म है अमेरिका जी, बड़ी सागरों से मार क्या रहा है वो। विकलांगता की समस्या उत्पन्न होती है। एक ऐसा जहर था जिसमें पौधों की पत्तियां झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेती और आबादी दोनों पर जमकर किया। यह काफ़ी जहरीला था। अमेरिका क्या किया कि उत्तरी वियतनाम के ऊपर जहाज चलाया और ऊपर ही से छिड़काव करना शुरू कर दिया। अब उसके चपेट में जो आया सब जलते चला गया। आज समय जलते गया, मरते गया, सड़ते गया, गलते चला गया। याद रहेगा? एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का कैसा है जी बाबू बताओ? एक प्रकार के रासायनिक। देखो अब कहता कि हो ची मिन मार्ग से आप क्या समझते हैं? हो ची मिन देखो उत्तरी वियतनाम के द्वारा एगो मार्ग बनाया गया था, हो ची मिन मार्ग। और जानते हो उस पर अमेरिका हमेशा अमेरिका को पता चला कि यहाँ पे एक रास्ता बनाया गया है, और उस रास्ता से जानते हो इधर से उधर खाना पीना मतलब कि टैंक बारूद सब लेके जाया जाता था, और उसको भूल भुलैया भी कहते हैं। वो ऐसा है ना कि उसको जिसको पता ना है उसका ज़िंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन रास्ता खत्म नहीं होगा, इतना भूल भुलैया था। और इसके बारे में जानते हो अमेरिका के पता चल गया तो ऊपर ही से क्या किया? बम गिरा कर उड़ा दिया। अरे उड़ाया तो उड़ावे किया, कुछ दिन के बाद फिर से तैयार कर दिया। और कौन? तो वहाँ के महिला लोग। कौन? तो महिला लोग बहुत ज़बरदस्त। उत्तरी वियतनाम का आसन में। चलो यह मार्ग उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनाया था, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता है।
अरे खराब हो जाएगा इसे। भूल भुलैया भी कहा जाता है। यह मार्ग कुछ हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक जाता। याद रहेगा, कल सुनेंगे। सुनो 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 उपकार शांत रहो। आज वीडियो चला देगा, शाम तक आज कल सुनेंगे बाबू। जो कल नहीं ना सुनाएगा, याद रखना तो नहीं कि मार के हम ऐसा करेंगे ना तो नहीं सोच नहीं सकता। नहीं, एक पर एक है। सबसे ज़्यादा उपकार और मनीष, एकदम ध्यान समझना। अगर कल नहीं सुनाया आप तुम हम नहीं जानते हैं उपकार, पहले बता रहे हैं कि तुम कुछ हो पढ़ो, लेकिन कल लिए हम सुनेंगे। अगर कल नहीं सुनाते हो तो सजाए ऐसा में ना। चलो अब देखो, जिससे 100 से अधिक बार, देखो ये 100 से अधिक कच्ची पक्की सड़कें मिलती है। इसी सड़क के माध्यम से लोग आयात और निर्यात करते हैं। आयात और निर्यात का मतलब होता है आवा और इधर से आना और इधर से जाना, ठीक है। और अपने सैनिक के पास हथियार और खाना ले जाते थे, बताया ना जी। फिर कहता, लेकिन अमेरिका के द्वारा सड़कों पर बम गिराकर मार्ग को नष्ट कर दिया, परंतु उतना ही जल्दी वियतनाम के लोग, खासकर महिलाएं आपस में मिलकर सड़कों का मरम्मत कर देते हैं ताकि व्यापार और आवागमन बाधित न हो। इसमें अमेरिका को असफलता प्राप्त हुआ था। सोचो कि वो बार बार तोड़ता था, और जो उत्तरी वियतनाम की जो महिला लोग थी वो बार बार क्या करती थी, जोड़ती थी। आज में हो ची मिन मार्ग लिखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, ये 2023 में आया है, काजनी आ जाएगा इस बार, है कि नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन समझो। लो हटा दिए जी। देखो अगला क्वेश्चन है माइलीगांव हत्याकांड। चलो देखो, माइलीगांव की घटना से आप क्या समझते हैं, अभी तक पूछा नहीं, लेकिन यहाँ पे इसको MBBI कर लो, पूछ सकता है, क्योंकि कभी नहीं पूछे तो 25 में पूछेगा। तो देखो माइलीगांव जो है, देखो अमेरिका जो है उनके द्वारा एक प्रकार के सामूहिक बहुत गंदा काम किया गया था। सोचो कैसे, देखो उत्तर में देखते हैं कि यह घटना 1968 में हुआ था। 1968 में हुआ मतलब घटा था, जिसमें अमेरिका के सैनिक के द्वारा दक्षिण वियतनाम में माइली गांव के चारों ओर घेर कर, देखो अमेरिका का जो सैनिक था उन लोगों को लगा ये जो, देखो कहाँ पे किया है, दक्षिणी वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम के हाँ आज़ाद फिर नहीं आ सकता है वो, तो वो किससे आज़ाद हुआ था। लेकिन यहाँ पे लड़ाई किसका चल रहा है, ये सब जानते हो कब आज़ाद हुआ था, 1975, जो पहले के पैराग्राफ में बताए थे। वो सब बाबू फ्रांस से आज़ाद हुआ था 1945 में, लेकिन फिर से दोनों के आपस में गृह युद्ध चालू हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, और फिर 1975 में आज़ाद हुआ कि नहीं हुआ। ये कब की बात है, 1968 की बात है। अब देखो जो अमेरिका का जो सैनिक है वो सब क्या किया कि देखो दक्षिणी वियतनाम में एक गांव है जिसका नाम है माइली गांव, जिसका नाम क्या है, माइली गांव को चारों ओर से क्या कर लिया, घेर कर, पुरुषों को बंदी बनाकर पीट कर क्या किया, उसका हत्या कर दिया गया। ऐसा में समझ में आया कि नहीं, या लिखा जाएगा। उसके बाद देखो, साथ ही महिलाओं के साथ, देखो महिलाओं और बालिकाओं के बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। देखो 12 वर्ष के जो मतलब 12 वर्ष के छोड़ा हुआ था वो सब क्या किया, 12 वर्ष, देखो 12 वर्ष की बालिका और 10 घंटे पहले जन्म लिए मतलब देने वाले महिलाओं को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। क्या मार दिया गया, मतलब कि 12 साल की जो लड़की है, चाहे छोटे लड़के हैं वो सबके, और जो पहले जो जन्म हुआ, मान लो कि 10 घंटा 12 घंटा पहले जो जन्म देने वाली है उस सबको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इसके बाद उस गांव में आग लगा दिया गया।
लगा दिए गए। फिर एक वृद्ध ने, मतलब एक बूढ़ा जो था, वो कहीं पे छुप करके और सब कांड देख लिया कि ऐसे से हो रहा था, सब कुछ देखा और फिर वही बच करके बाहर निकला और तमाम दुनिया को बताया कि अमेरिका के जो सैनिक है वो ऐसा ऐसा काम किया गया था। आज सुन में ऐसा ऐसा काम किया, देखो घटना को दुनिया के सामने उजागर किया। इसी घटना को माइली गांव की घटना नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला देखो निक्सन आते हैं। कौन आते हैं? निक्सन। और यह हमारा लास्ट है। देखो जब अमेरिका के द्वारा बिना मतलब के वो सब काम जो किया गया था, उसके पास पूरा जो है ना आसपास की जनता भड़क गया था कि अमेरिका की गलती है तो गलती है। तो उसके बाद देखो निक्सन जो है 5 गो पर नियम लाया था, सूत्री, 5 गो अपन सूत्री दिया था, 5 गो सूत्री। तो जो कहता है कि राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी? 5 सूत्री योजना क्या थी? इससे क्या प्रभाव पड़ा? 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखो यही निक्सन साहब थे। कौन है? निक्सन जी यही थे। अब जो कहता है सबसे पहला माइली गांव की हत्याकांड 1968 ईस्वी में घटा था, जो एक कुछ है सनसनी भरी खबर थी। अब सोचो जी कि बिना मतलब के पूरे गांव के महिला के साथ रेप कर ले, बलात्कार कर ले, वहाँ के पुरुष के मार दिया जाए, तो बताओ वो सनसनी खबर है कि नहीं है? उसके देखो विश्व के कोने कोने में इसकी बहुत आलोचना होने चालू हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होना शुरू हो गया कि बहुत ज़्यादा गलत है तो गलत है। अब देखो इस बात को लेकर निक्सन जो उस समय के प्रधान राष्ट्रपति थे, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, सीधे राष्ट्रपति। आज सुने, प्रधानमंत्री नहीं। निक्सन की 5 सूत्री योजना इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। सबसे पहला कोची बाबू, देखो पहला कहता है, अब तुम ही पढ़ लो, अब अरे हमको समझावे तो दो कम से कम, यहाँ पर किताब से पढ़ने से कोई फायदा है? तो हम बोलेंगे तब ना समझेगा। गजब करता है। लेकिन देखो कहता है कि हिंद चीन की सभी सेनाओं युद्ध बंद करो। कहता है जो हिंद चीन में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है सब के सब क्या करना है? बंद करना है, लड़ाई झगड़ा बंद करो। निक्सन ये जो 5 सूत्री है ना, 5 सूत्री एकदम अच्छा बात किया गया है। 5 सूत्री भी अच्छा बात। पहला सूत्री बोलता है कि हिंद चीन में जितना भी लड़ाई झगड़ा है सबको बंद करो। और जैसी लड़ाई झगड़ा बंद होगा माहौल ठंडा हो जाएगा। फिर कहता बाबू कि युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाई बंद रहेगी। देखो मान के चलो कि युद्ध खत्म हो गया, अब फिर भी सेना के अंदर आग लहरित रहेगा, चल सुतल है ओखनी मार दे, युद्ध बंद है ना, ओखनी सुतल रहेगा, चल हम इन्हें से घुस के मार दो, ऐसे होता था। तो वो सब क्या किया कि निक्सन बोला अगर युद्ध बंद है तो कोई सेना एक दूसरे को मारने काटने नहीं जाएगा। आए सुन में। फिर कहता बाबू कि युद्ध विराम सूत्री के मतलब उसके तरफ 5 गो नियम लगाया गया। आज सुने 5 कुछ क्या है? नियम लगाया गया। अब देखो युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। अब देखो युद्ध खत्म हो गया है और युद्ध मतलब रुका है, अब फिर भी वो अपन शक्ति दिखा रहा है कि हम इतना मानिए दम जनता। अगर युद्ध खत्म है तो अब सभी जो है सैनिक अपन अपन घरे आए ना कि पूरा सैनिक लेके जा करके कोई बॉर्डर पर तैनात रहो, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर कहता वो युद्ध विराम के अंतिम लक्ष्य शांति स्थापना करना होगा, मतलब अगर युद्ध खत्म होगा तो उसके बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब शांति दम रहो और शांति सब जियो। फिर कहता बाबू कि युद्ध विराम की देखभाल प्रत्यक्ष करेंगे, मतलब कि देखो बाबू जो लड़ाई झगड़ा होगा ना उस समय कोई भी मतलब कि एक होता है ना कि लीगल तरह से, एक होता है इलीगल तरह से। आज मतलब जितना भी होगा सब लीगल तरह से होगा, ये ना कि रात में कोई सुतल है और जा करके चुपचाप उसको मार दो, तो ऐसी बात नहीं होना चाहिए। सबको एकदम देख रेख, और देख रेख हम नहीं तुम नहीं, मान के चलो कि भारत में मतलब कि भारत और पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के लड़ाई के बीच में एक तीसरा देश रहेगा, मान के चलो कि वो रहेगा अफगानिस्तान। कौन रहेगा? अफगानिस्तान। तो ये दोनों इस पर नजर रखे किसका गलती है। अगर गलती धरा गया कोई के, अगर कोई गलती धरा गया तो टोटे कर देगा। ऐसा में मतलब प्रत्यक्ष रूप से
मतलब कि कोई छल कपट नहीं, ऐसा सुन में एकदम प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। और इस पर कोई तीसरा देश क्या रखेगा, नजर रखे क्या कि सही से लड़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो समझ में आया। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक, आज का क्लास हम लोग यहीं तक। हमको उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग को ढेर सारा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी समझ में आया होगा और सब्जेक्टिव तो आपके सामने है ये था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास भारत में राष्ट्रवाद।